हेलो एवरीवन। ऑलमोस्ट सभी लोगों के CUT एग्ज़ाम ओवर हो गए होंगे। जिनके बाकी हैं उनके 21 से पहले पहले हो जाएंगे। नाउ एग्ज़ाम तो आपका हो गया CUT का। अब आपके मन में डाउट होगा हमारा रिजल्ट किस तरह से आएगा। कुछ लोगों ने जनरल टेस्ट फिल किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा, किसी ने 1 डोमेन चूज़ किया होगा, किसी ने 3 डोमेन, किसी ने 5 डोमेन तक चूज़ किए होंगे। ठीक है, लैंग्वेज के भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस थे। तो आपके मन में जरूर डाउट होगा, एक क्वेरी होगी कि अब जो रिजल्ट आएगा वो किस फॉर्मेट में होगा। ठीक है ना, तो उसी को बताने के लिए आज का वीडियो लेके आए हैं। रिजल्ट किस फॉर्मेट में होगा और उसके बाद स्पेशली DU के केस में आपका प्रेफरेंस शीट किस तरह से भरी जाती है वो आज आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपके पास जो एग्जाम होने के बाद होगा प्रोसेस वो होगा रिस्पॉन्स शीट का। रिस्पॉन्स शीट में क्या होता है, आपके पास जो ऑप्शन आपने चूज किया है वो भी मेंशन होगा और क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है वो भी मेंशन होगा। इसका फॉर्मेट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे जो NTA ने करेक्ट ऑप्शन दिया है इसका वो है 3rd ऑप्शन और आपने जो ऑप्शन चूज किया है वो है 2nd ऑप्शन। तो 2nd ऑप्शन आपने चूज किया है और 3rd ऑप्शन गिवन है। तो इस तरह से आपका ये जो है क्वेश्चन वो गलत हो जाएगा। गलत होने के लिए आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है और -1 आपको मार्क्स मिलेंगे। सेकंड केस देखते हैं, जब आपने 3rd ऑप्शन चूज किया है और क्वेश्चन का आंसर गिवन है NTA की वेबसाइट पे, NTA के द्वारा, वो भी 3rd ही है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा और आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट केस, जब आपने क्वेश्चन को आंसर ही नहीं किया है और करेक्ट ऑप्शन इसमें गिवन है 4th ऑप्शन, तो इस केस में आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आपने जो ऑप्शन मार्क किया है वो सही है और NTA ने जो आंसर दिया है वो गलत है, तो उस केस में आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब NTA जब आपका रिजल्ट अनाउंस होता है इसके बाद ऑब्जेक्शन रेज होता है। रिस्पॉन्स शीट के बाद ऑब्जेक्शन का एक विंडो होता है 2 या 3 दिन का, उसमें आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। और ऑब्जेक्शन रेज करने पे ये सिस्टम ये होता है कि आपको पर क्वेश्चन कुछ अमाउंट पे करना होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने जो ऑप्शन मार्क किया है वो सही है और जहाँ पे आंसर जो मार्क किया हुआ है NTA के द्वारा वो गलत है, तो आप पर क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। उसका कुछ पर्टिकुलर अमाउंट रहता है, लास्ट ईयर शायद वो 100 रुपीज़ था। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन की जब विंडो ओवर हो जाती है तो उसके बाद करेक्टेड आपका एक स्कोर कार्ड जनरेट होता है। अब आपने सपोज रेस्पॉन्स शीट के बेसिस पे अपने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा आपका स्कोर कार्ड होगा तो उसमें आपके एक्चुअल मार्क्स नहीं आएंगे जो आपने कैलकुलेट किए होंगे, वो या तो कुछ कम होंगे या कुछ ज़्यादा होंगे। जनरली वो कम ही होते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद वो आपका रिजल्ट आएगा, स्कोर कार्ड होगा, वो किस फॉर्मेट में होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्कोर कार्ड का फॉर्मेट है। हम थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट का रिजल्ट है, निखिल का। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं हम कि यहाँ पे आपका परसेंटाइल स्कोर है, जितने भी सब्जेक्ट आपने अपीयर किए हैं, 3 डोमेन, 4 डोमेन, 5 डोमेन, जनरल टेस्ट है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, इंग्लिश का है, लैंग्वेज का है, कुछ भी है, तो आपका रिजल्ट इस फॉर्मेट में आता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ आपका परसेंटाइल स्कोर है। ठीक है ना, परसेंटाइल स्कोर इस साइड है इन फिगर, ये आपका एक्चुअल स्कोर है जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। यहाँ पे मेंशन भी है दिस इज योर नॉर्मलाइज्ड स्कोर। तो ये आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर रहता है इस फॉर्मेट में। ठीक है, ये आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर आ चुका है। इसके बाद आपका टोटल स्कोर अभी नहीं आया है। जो टोटल स्कोर अनाउंस होता है वो इसके बाद होता है और दैट इज अगेन नॉर्मलाइज्ड स्कोर। उसमें क्या होता है, आपके बेस्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग स्कोर जनरेट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो एक स्टूडेंट का है, ये BCom कोर्स के लिए इसका नॉर्मलाइज स्कोर जो निकल के आया है वो है इसका 657.54। ठीक है ना, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन जो इसका था वो था इंग्लिश प्लस 1 डोमेन दैट इज बिजनेस स्टडीज। आपका जो डोमेन चूज किए हैं उसमें अगर एक डोमेन चूज होता है तो बेस्ट चूज होगा आपका जिसमें बेस्ट स्कोर होगा, उसके बाद जनरल टेस्ट का स्कोर। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका एक टोटल स्कोर जनरेट होता है, पुराने वाले रिजल्ट के बाद आता है ये। तो ठीक है, ये भी अगेन एक नॉर्मलाइज स्कोर रहता है। ये भी आपका काफी कम रहता है जो आपने रिस्पॉन्स शीट से चेक किया होगा। इसके बाद आपको DU की प्रेफरेंस लिस्ट भरनी होती है। इसके बाद जब आप DU की प्रेफरेंस लिस्ट भरते हैं तो वो कोर्स वाइज फिल करते हैं। अगर आप BCom के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, BCom ऑनर्स के लिए करना चाहते हैं, BBA के लिए, BA के लिए, तो आप किसी भी कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन है वो चूज कर सकते हैं।
ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितने कॉम्बिनेशन आप चाहें, जितने बन सकते हैं वो सारे कॉलेज और कोर्स के कॉम्बिनेशन आप फिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे पहले जो आपकी प्रेफरेंस हो उसे फिल करना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे अपने प्रेफरेंस लोअर डाउन करते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो इशू आया था लास्ट टाइम, सपोज आपने कोई अपनी प्रेफरेंस लिस्ट फिल कर दी है, अगर वो आपने मिल गई है, आपको प्रेफरेंस मिल गई है, तो उस केस में आपको वो चूज करनी पड़ेगी, उसे आपको फ्रीज करनी पड़ेगी। आप उससे लोअर वाली प्रेफरेंस जो है उसको भी चूज नहीं कर सकते हैं, और आप ऊपर वाली प्रेफरेंस चाहते हैं तो उसे आपको ऑप्शन अपग्रेड करना पड़ेगा। उसका भी हम देखेंगे सिस्टम क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रेफरेंस लिस्ट आप प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक स्टूडेंट की प्रेफरेंस लिस्ट का फॉर्मेट जो है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, सपोज उसको बीकॉम ऑनर्स करना है, तो यहाँ पे उसने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की जो है वो पहली प्रेफरेंस भरी है, सेकंड प्रेफरेंस भरी है उसने हिंदू कॉलेज की, सेकंड जो प्रेफरेंस है वो हिंदू कॉलेज की है, थर्ड है एलएसआर की, एलएसआर जो है वो वुमेन कॉलेज है, ठीक है ना। तो पहली प्रेफरेंस हो गई मेरे पास एसआरसीसी की, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स के लिए, सेकंड हो गई मेरे पास हिंदू कॉलेज की, थर्ड हो गई मेरे पास लेडी श्री राम की। इस तरह से आप भर सकते हैं। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं या बीबीए, दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। सपोज आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और आपके पास 3 चॉइसेस हैं, आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं या फिर आप बीकॉम भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा कॉलेज ऑनर्स का नहीं मिलता तो, या फिर आप बीबीए भी कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पहली सारी प्रेफरेंस बीकॉम ऑनर्स की ही फिल करनी पड़ेंगी, फिर बीकॉम की ही करनी पड़ेगी, फिर बीबीए करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप पहली प्रेफरेंस किसी भी कॉलेज के लिए, सपोज आप बीकॉम ऑनर्स के लिए एसआरसीसी भर देते हैं, बीकॉम के लिए आप शहीद सुखदेव लेडी श्री राम भर देते हैं, ठीक है, और बीबीए के लिए आप शहीद सुखदेव भर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कोई ऑर्डर ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले सारी कोर्स वाइज प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी कॉलेज और किसी भी कोर्स को किसी भी प्रेफरेंस पे रख सकते हैं। लेकिन जो आपकी लिस्ट आती है फाइनली, वो आपकी आती है रैंक की जो लिस्ट आती है, जो रैंक की लिस्ट आएगी आपकी, वो आएगी आपकी कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। उसका फॉर्मेट भी क्या होगा वो भी मैं दिखाऊंगा आपको अभी, ठीक है। तो ये हमारा जो फॉर्मेट था ये आपका प्रेफरेंस लिस्ट भरने का था, ठीक है। इसके बाद आपकी रैंक जनरेट होती है। ये जो रैंक जनरेट होगी आपकी, वो डिफरेंट जो आपने कोर्सेज के कॉम्बिनेशन भर रखे हैं, कॉलेज के इसमें नाम नहीं आएगा, सिर्फ जो कोर्स फिल किया है आपने उस कोर्स का जो रैंक होगी वो आपके आएगी। उसका फॉर्मेट क्या होता है वो देखते हैं अभी। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोज एक स्टूडेंट ने यहाँ पे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स चूज किया, तो उसकी रैंक यहाँ पे आई है 3067। फिर इंग्लिश ऑनर्स के लिए आई है 2641। उसने बीकॉम भी चूज किया है, उसकी रैंक आई है 39। बीए प्रोग्राम कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स चूज किया है, उसकी आई है 929। उसने बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस चूज किया है, उसकी आई है 556। उसने बीए प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लस इकोनॉमिक्स चूज किया है, उसकी आई है 198, ठीक है ना। उसने प्रोग्राम चूज किया है बीए प्रोग्राम एनी 2 डिसिप्लिन आउट ऑफ दिस इकोनॉमिक्स इंग्लिश, तो ये 2 कॉम्बिनेशन जो है उसकी रैंक आई है 1571, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने अगर जितने भी कोर्सेज के कॉम्बिनेशन चूज किए हैं उसकी रैंक आपके पास आएगी। इसमें कॉलेज नहीं, खाली जो प्रोग्राम चूज किया गया है उसकी रैंक आपके सामने आती है, ठीक है ना। तो उस रैंक के हिसाब से फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप जो है पोर्शन वो अपग्रेड करेंगे या फ्रीज करेंगे, उस पर हम अभी आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको इसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपने देख लिया होगा अभी। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ड्यू के लिए वो देखते हैं, ठीक है ना। तो ये दूसरा फॉर्मेट आपको दिखा देता हूं मैं, जो आपका रैंक का आया है वो शायद क्लियर नहीं था, ये आपके सामने क्लियर होगा। तो यहाँ पे रैंक देखें तो किसी स्टूडेंट ने अगर मेरे स्टूडेंट ने बीकॉम फिल किया था तो उसकी जो रैंक आई है वो आई है 511, ठीक है ना, बीकॉम प्रोग्राम के लिए। बीकॉम ऑनर्स के लिए जो उसकी रैंक आई है वो आई है 631, ठीक है ना। और जो बीबीए के बीएमएस प्रोग्राम है उसके लिए जो रैंक आई है वो आई है 1308। तो आप देख सकते हैं कि कोर्सेज के अकॉर्डिंग आपकी रैंक जनरेट होती है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है इफ यू वांट टू अपग्रेड और फ्रीज। फ्रीज का मतलब ये है
आपको जो भी कॉलेज और कोर्स कॉम्बिनेशन अलॉट हुआ है आपके प्रेफरेंस से अकॉर्डिंग, अगर आपको ठीक लगता है तो आप उसको फ्रीज कर सकते हैं, तो आपकी सीट उसमें ब्लॉक हो जाएगी। अपग्रेड का मतलब ये है, अगर आपने जो प्रेफरेंस चूज की है अगर आपको नहीं मिली है किसी भी कॉम्बिनेशन में, तो यू कैन अपग्रेड, यानी कि जो फर्स्ट लिस्ट आई है उसके बाद सेकंड लिस्ट के लिए आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो जब आप उसको अपग्रेड करते हैं तो आपके पास जो ऊपर वाली प्रेफरेंसेस हैं उसमें आपके पास दोबारा सब्जेक्ट और कॉलेज का जो है, कोर्स और कॉलेज का जो है वो कॉम्बिनेशन चूज करने का ऑप्शन रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं इसको। सपोज आप किसी पर्टिकुलर कोर्स की बात करते हैं और उसमें आपकी 10th जो प्रेफरेंस है वो आपने मिली है आपको, तो आपके पास जो पहली 1 to 9 होंगी उसमें आप शफल कर सकते हैं फर्स्ट लिस्ट आने के बाद भी। जो इससे नीचे वाली हैं उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इससे ऊपर वाली जो हैं उसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार उसे कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये जो प्रोग्राम था, ये जो डिटेल्स हैं ये आपकी अपग्रेड और फ्रीज वाली हैं। तो इसी कंडीशन देखते हैं क्या क्या होती हैं। बेसिक मैं आपको बता देता हूं, ये जो नोटिफिकेशन आता है इसके बाद अपग्रेड और फ्रीज करने का, दिस सेज choosing the option upgrade will mean that the candidate consent to consider of an offer on admission to a program plus college combination of her higher preference in the subsequent round। अगर आपको हायर राउंड में जाना है तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, अदरवाइज फ्रीज का ऑप्शन तो आपके पास रहेगा ही, ठीक है ना। नेक्स्ट इज ए कैंडिडेट हु ऑप्ट्स फॉर अपग्रेड कैन आल्सो रीऑर्डर द प्रोग्राम प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। ए कैंडिडेट हु ऑप्ट्स फॉर अपग्रेड, जो अपग्रेड के लिए ऑप्ट करता है, he can also reorder program plus college combination, वो प्रोग्राम और कॉलेज कॉम्बिनेशन को रीऑर्डर कर सकते हैं जो कि हायर प्रेफरेंस में है। द प्रोग्राम प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशन इन विच he or she had taken an admission earlier will never be offered to the candidate in any subsequent round। आपने किसी राउंड में सपोज फ्रीज नहीं किया, अपग्रेड कर दिया और आपको ऊपर वाला ऑप्शन मिल गया सेकंड कट ऑफ लिस्ट में, तो आपको नीचे वाला ऑप्शन दोबारा नहीं मिलेगा। अगर ऊपर वाला मिल गया है तो सेकंड कट ऑफ लिस्ट में अगर आपका अपग्रेड जो आपने ऑप्शन किया है अगर वो आपको मिल जाता है तो आप दोबारा नीचे वाले पे नहीं आ सकते हैं। सिमिलरली द प्रोग्राम प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशन विच वर बिलो इन द प्रेफरेंस ऑर्डर एट विच द कैंडिडेट्स आर टेकन एन एडमिशन अर्लियर विल नेवर बी ऑफर्ड अगेन टू कैंडिडेट इन द सब्सिक्वेंट राउंड। यानी कि अगर आपको कोई अपग्रेड ऑप्शन मिल गया है तो आपने पहले जो आपको लिस्ट आई थी, पहले जो कॉलेज मिला था और कॉम्बिनेशन मिला था कोर्स का, उससे नीचे भी आप चूज नहीं कर सकते हैं। It will be the responsibility of the candidate to keep checking for upgrade options in all rounds of seat allocations। ये टाइम टू टाइम आपको चेक करना पड़ेगा अपग्रेड होने के बाद। Failure, inability to participate in the upgradation process will not be considered grievance in any circumstances। Now, most important, a candidate who gets upgraded will have to accept the upgraded seat and complete the admission procedure on the upgraded allocated seat। ठीक है ना। अगर आपको अपग्रेड करने के बाद कोई ऑप्शन आया है तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। In a case a candidate does not get upgraded, his admission to the earlier seat will be retained। ठीक है ना। अगर आपका अपग्रेड करने के बाद कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है तो आपका पहले जो मिला हुआ था वो आपके पास रिटेन रहेगा, ठीक है ना। फ्रीज करने का ऑप्शन यही है कि आपको कोई कॉलेज और कोर्स कॉम्बिनेशन मिला हुआ है, आप उसे फ्रीज कर देते हैं, तो आप फिक्स कर लेते हैं मुझे इस कॉलेज में इस कोर्स के लिए सीट मिल गई है। तो ये आपके पास जो ऑप्शन आया था लास्ट टाइम, ये अपग्रेड और फ्रीज करने का, होपफुली ये भी सेम ही रहेगा इस टाइम, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। इसके बाद आपको सीट अलोकेशन होती हैं, ठीक है ना। आपने जो चूज किया है उससे अकॉर्डिंग आपको सीट मिल जाती है, ठीक है। ये सारी जो डिटेल्स थी ये सब लास्ट ईयर का जो पैटर्न रहा था उस पर बेस थी। इस साल अगर कुछ चेंज होता है तो पहली बात आपको वेबसाइट फॉलो करनी है, एनटीए की वेबसाइट, सीयूटी की वेबसाइट और डीयू के रेफरेंस में बात कर सकते हैं तो डीयू की वेबसाइट। ये तीनों जो वेबसाइट्स हैं ये आपको फॉलो करनी ही करनी है। डीयू की जो वेबसाइट है एडमिशन के लिए वो है यूजी एडमिशन के लिए, ये आपको फॉलो करनी है, admission.uod, ये आपको रेगुलरली फॉलो करनी है। सारी डिटेल्स इसी वेबसाइट पे ही आएंगी। UOD स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है ना। तो ये आपको रेगुलरली फॉलो करनी है। इसके अलावा कुछ भी चेंजेस अगर होते हैं तो आपको डेफिनेटली चैनल फॉलो करके रखना है। कुछ भी अपडेट होगी तो आपको जल्दी से जल्दी इस चैनल पे बताई जाएगी। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कैसी भी क्वेरी है रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस
तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टाइम टू टाइम अब हम प्रेफरेंस शीट लाना शुरू करेंगे। आप जिस भी कोर्स के लिए अपेयर करना चाहते हैं, बीकॉम के लिए, बीएससी के लिए, बीए के लिए, बीए में बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं आपके पास, उसमें बेस्ट कॉलेज कौन कौन से होंगे, उनकी प्रेफरेंस क्या होगी, वो भी आपको टाइम टू टाइम बताई जाएगी। ठीक है ना। टेंटेटिवली जो CS एयर पोर्टल है DU का, वो 15 से ओपन हो रहा है, पर वो डिले भी हो सकता है क्योंकि CUT का एग्जाम भी अब डिले हो गया है। क्योंकि अगर CS एयर पोर्टल शुरू होने से पहले कोई फ़ायदा ही नहीं है जब तक आपकी रेस्पॉन्स शीट नहीं आती है और उसकी लिस्ट नहीं आती, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक CS एयर पोर्टल पे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट आप भर ही नहीं सकते हैं जब तक आपकी रैंकिंग नहीं आ सकती है। कुछ चेंजेस होंगे तो आपको बता दिया जाएगा। कीप इन टच, कीप फॉलोइंग। थैंक यू।